नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव अपने चैनल हिंदू धर्म सफर प्राण पर आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। मित्रों, जो मैं अथक प्रयत्न से आपके सामने हिंदू धर्म के एक एक पक्ष को प्रस्तुत कर रहा हूँ और इतिहास के रूप में, जिसमें मैं आपको कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा हूँ, कोई विचित्रताएं नहीं दिखा रहा हूँ, ना मैं कहीं ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं हमारा ही धर्म सबसे प्राचीन है। जैसे कई लोगों ने मेरे सामने ये बहस की कि किसी ने कहा जैन धर्म बहुत प्राचीन है, किसी ने कहा बौद्ध धर्म बहुत प्राचीन है, हिंदू धर्म से निकल ये मैं आपको प्रमाण सहित हर बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सबसे पहले अगर जिनको जानना हो, जो नया मेरा एपिसोड बाद में देख रहे हैं, शुरू के नहीं देखे, वो शुरू कर देखें। जैन दावेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्यों, वहाँ से शुरू करें। देखिए आप कि कैसे भारत का ये क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप कैसे बना, वहाँ से शुरू करके आप देखिए कि आर्य कहाँ से आया, अनार्य कहाँ से आया, सब मैंने बताया उसमें, और तर्कपूर्ण, तर्क संगत और प्रमाणों के साथ। तो इसलिए इस बहस में पढ़ने से फायदा है ना। मैं कोई यहाँ प्रूफ करने बैठा हूँ कि हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है, मैं कोई यहाँ प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ। मैं होता कौन प्रमाणित करने वाला, मैं तो आपके सामने सीधा साधा इतिहास प्रस्तुत कर रहा हूँ बस। तो मित्रों, अभी जो हम तीर्थ यात्रा के जो अभी सीरीज चल रही है, इसमें जो पिछले प्रसंग मैंने आपको गया जी के बारे में बताया था, आज मैं दो ऐसे स्थानों के बारे में बताना चाहता हूँ जो तीर्थ स्थान तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के बड़े प्राचीन केंद्र है। और हमारा इतिहास, क्योंकि इतिहास के रूप में हम देख रहे हैं, तो भारत का इतिहास इन दोनों स्थानों से, आधुनिक भारत का इतिहास इन दो स्थानों से ही प्रारंभ होता है। उसमें से एक स्थान है राजगृह, जिसे आज राजगीर कहा जाता है, और दूसरा स्थान है पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा जाता है। तो इन स्थानों के बारे में हम देखेंगे कि जब ये अगर हिंदू धर्म के, भारत के इतने प्रसिद्ध केंद्र हैं भारतीय संस्कृति के, भारतीय इतिहास के, तो इनका प्राचीनतम स्वरूप कब का है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए मित्रों, सबसे पहले राजगृह के बारे में देखते हैं। तो जब आप पलट के इसके बारे में देखना शुरू करेंगे ना, तो राजगृह मतलब राजाओं घर, भाई राजा लोग यहाँ से आए। और ये बात आपको मालूम है कि मगध, इस पूर्व क्षेत्र को देखिए, बिहार तो भगवान बुद्ध के बिहार के कारण ये हो गया। भाई बिहार कब कहा जाने लगे, आप सब सोचते हैं कि बिहार का राजा था मगध का राज। जब महाभारत काल में तो भगवान बुद्ध नहीं थे ना, तो उस समय राजा कौन था? जरासंध। कहाँ का राजा था? मगध। तो मगध जो है भारत का, जो 16 महाजनपद होते थे, उसमें से सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। और ये आपको पता ही है कि जब बाद में अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ शासन किया, चाणक्य यहाँ पर आए, ये सब घटनाएं कहाँ की? इसी क्षेत्र की, मगध की। तो राजगृह में जब देखते हैं हम कि भाई राजगृह किसने बसाया था, भाई राजगृह, इसका और भी नाम है, जैसे वसुमती पुत्र, राजा वसु ने बसाया था। और एक बृहद्रथपुर, वसुमतीपुर, पुत्र नहीं, वसुमतीपुर, बृहद्रथपुर और गिरिवज्र, ये सब नाम है इसके। तो गिरिवज्र तो पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसलिए कहा गया पहाड़ियों से घिरा हुआ, गिरिव्रज, तो वो कहा गया। और कोई राजा वसु थे। अब यहाँ पर देखिए बात यह थी कि राजा वसु थे जिन्होंने बसाया, और उसको वसुमती पुत्र कहा गया। तो ये राजा वसु कौन थे? अब मेरे दिमाग में फिर वही बात आ जाती, जो 12 जो देवता थे, 33 देवता, उसमें जो अष्ट वसु थे, क्या उनमें से किसी वसु ने इसको बसाया? एक दिमाग में प्रश्न उठता, पर इसको मैंने ढूंढ डाला, कहीं इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिला, इतनी प्राचीन बात का। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत संदेह है कि ये बहुत पुरानी बात है, और अवश्य संभावित, जिसको हम सतयुग बोलते हैं, वहाँ से रिलेटेड है। क्योंकि द्वापर के काल, जिसे द्वापर कहा जाता है, अर्थात इसी पूर्व 3000 के आसपास, तब तो यार जरासंध यहाँ का राजा था।
तो जरासंध यहाँ का राजा था, अर्थात ये तो मगध राज्य था पहले से स्थापित। तो इसके पहले किसने इसको स्थापित किया था, ये अगर देखना है तो ये बात है बड़ी प्राचीन। और हाँ, ये जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे, यहीं जरासंध को मारा गया था। वो अखाड़ा है जरासंध का अखाड़ा। जरासंध के बारे में कहानी सुनते हैं ना कि दोनों पैर पकड़कर चीर दिया बीच से, और कहानी बन गई कि वो जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था जरासंध, इसलिए वो श्री कृष्ण ने इशारा किया तो भीम ने दोनों चीर दिया। और यहीं पर वो सब दांव पे चले थे कि श्री कृष्ण भीम ये ब्राह्मण का वेश धर कर आए यहाँ, कि जब मारना था, जब महाराज युधिष्ठिर को जब अपना अश्वमेध यज्ञ करना था, राजसूय यज्ञ करना था, तो ये बचा था जरासंध, इसको मारना जरूरी था और किसी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब बिना इसको मारे आप कैसे करेंगे राजसूय यज्ञ, वो तो आपको मानेगा नहीं सम्राट। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धर के भीम के साथ यहाँ छल से आए, और यहाँ छल से उन्होंने जरासंध से इसको क्या बोले मल्ल विद्या क्या बोलेंगे, मल्ल युद्ध का दान मांगा। और तब भीम, वो तो जरासंध वृद्ध हो चुका था, और तब भीम ने उसको मार डाला यहाँ पर जरासंध। ये कहानी। बाद में जरासंध का पुत्र यहाँ पे राजा बना, और फिर वो महाभारत युद्ध जब हुआ तो वो भी मारा गया। तो उसके बाद का काल ही तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कई एपिसोड में कि महाभारत युद्ध के बाद का 2-2.5 साल का काल भारत का अंधकार युग है, कुछ नहीं पता। और इसी समय कुरीतियाँ जितने आप देख रहे हैं ना, जितनी एक गंदी जाति प्रथा से लेकर ये सारा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा पहले नहीं था, पहले मनुस्मृति सब स्टार्ट हो चुकी थी, पर जो अछूत दलित ये वाली बात नहीं थी। ये बातें सब इस काल में, जब जो कहना चाहिए स्वार्थी लोगों के हाथ में जब ये सत्ता आ गई, बड़ा कोई शासन रहा नहीं, केंद्रीय सत्ता कोई रही नहीं, सब छोटे छोटे, उसी समय ये छोटे छोटे गणराज्य उदित हुए थे ना भारत में, जो लिच्छवी गणराज्य, मल्ल गणराज्य के कारण से बड़े गर्व से हम कहते हैं कि गणराज्यों की, लोकतंत्र की जननी भारत है। वो महाभारत युद्ध के बाद की बात है, क्योंकि कोई बड़ा राजा रहा नहीं तो ये छोटे छोटे सब हो गए थे। तो मित्रों, जरासंध का ये राजगिरी है। अब इसको आप देखेंगे कि फिर ये कब, भाई पटना कब बन गया, तो हम देखेंगे उसको बाद में। पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर बहुत काल तक सत्ता चलती रही, और एक जो आधुनिक इतिहास से देखेंगे तो बृहद्रथ वंश इसका वर्णन है। मगध राज्य में शासकों में बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ नाम पर मत जाइएगा, 2-3 बृहद्रथ मौर्य भी है, अंतिम मौर्य शासक, जिसका वध किया था शुंग ने, उनके मंत्री ने, और फिर शुंग वंश चला था, वो बात की बात है। उसके पहले बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के बाद आया हर्यक वंश, और हर्यक वंश में प्रसिद्ध राजा, मतलब इतिहास यहाँ से स्पष्ट है, राजा बिंबिसार हुए थे। और आपको याद होगा कि बिंबिसार, फिर उनका पुत्र अजातशत्रु, ये राजा बने, और इनके काल में भगवान बुद्ध राजगृह में कई बार आए। उसमें सबसे शक्तिशाली बड़ा राज्य था मगध, और भगवान बुद्ध का आया, कई बार आए, कई वर्षों तक यहाँ रहे। राजगृह बड़ा केंद्र था। और आपको पता ही होगा कि जो बौद्ध संगीति कहा जाता है, मतलब एक सम्मेलन होता था बौद्ध धर्म के बारे में, कोई डिसीजन लेना हो तो प्रथम बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध की देहांत के पश्चात वो प्रथम बौद्ध संगीति यहीं हुई थी, राजगृह में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जब अजातशत्रु का पुत्र उदयन राजा बना तो उसने इसको छोड़ दिया, राजगृह को हटाकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। और एक पाटलिपुत्र कौन था? जब अजातशत्रु राजा था, अजातशत्रु बड़ा प्रसिद्ध राजा, अजातशत्रु का भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया था, वो बाद में मान लिया था, बहुत क्रूर शासक था वो। तो भगवान उसने अपने, जैसे बोलते हैं ना, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए
ये पाटली ग्राम था एक छोटा सा, यहाँ पर उसने अपना एक किला बनाया कहना चाहिए, जैसे चौकी बनाते हैं ना दूर पे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, तो उसने एक किला बनाया था और उसका नाम पाटली ग्राम पड़ा, पाटली ग्राम। तो बाद में अजातशत्रु का पुत्र जब उदयन बना तो किसी कारण से उसने अपना, यह केंद्रीय सत्ता होगी जैसा भी होगा, तो उसने राजगृह को छोड़कर पाटलिपुत्र को, पाटली ग्राम को अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद से पाटली ग्राम जो है वो मगध का केंद्र हो गया, सत्ता का केंद्र। तो बाद की जो प्रसिद्ध घटनाएं हैं, जैसे ये मैं किसकी बात बता रहा हूँ, हर्यक वंश जिसे कहा जाता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश आया, नंद वंश के बाद फिर ये जो मौर्य वंश आया, और तब आपको चाणक्य और ये नंद वंश का जो अंतिम था ना, महापद्मनंद और घनानंद, इनकी कहानियाँ यहाँ से आप पढ़ते हो। तो ये भी कितनी प्राचीन बात है। तो मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इतना ये पाटलिपुत्र और राजगृह ये केवल मगध की नहीं, पूरी भारत की सत्ता के केंद्र थे। क्योंकि बाद में देखिए आप, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसका तो नाम है, उससे तो सम्राट अशोक, क्या नाम से, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो तो चला गया था पुरु से ही हार के वापस, बिल्कुल घायल वायल हो गया और रास्ते में मर गया। आपको बताया मैं, वो अपना यूनान पहुंच ही नहीं पाया, मिस्र में उसका देहांत हो गया था। सिकंदरिया जिसके नाम पे वो बंदरगाह रखा गया है, बंदरगाह का नाम रखा गया। लेकिन इस सिकंदर के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे, जो अफगानिस्तान और सब, जिसे बैक्ट्रियन, क्या पार्थियन बैक्ट्रियन कहा जाता है, इस इलाके का जो उन्होंने अपना सेनापति, सब सेनापति अपने अपने रख दिए, तो वो सब राजा बन गए सिकंदर की मृत्यु के बाद। तो वहाँ का जो, मतलब जो कहना चाहिए भारत का पश्चिमी छोर है, वहाँ का जो राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और उसकी लड़की से विवाह कर लिया था। तो ये कहानी आपको पता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का राजा था, पाटलिपुत्र का, मगध का, इस बात को। और बाद में उसका पौत्र जब सम्राट अशोक, तो उसके बारे में मुझे आपको क्या बताना है। सम्राट अशोक था जिसने पूरे भारत को अपने एक झंडे के तले ले आया, और बाद में जब वो बौद्ध हो गया, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन हो गया, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। फिर बाद में जो ये आए गुप्त वंश वाले, ये सब बौद्ध धर्म स्वीकार, जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, जो ये सब राजगृह के पास ही नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा है, नालंदा जिले में राजगृह आता है वस्तुतः आज की तारीख में। तो ये सब जो आप देखेंगे ना, ये सब बौद्ध कालीन है। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये कहना चाहिए सब राजा लोग बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिए। पर इसके पीछे फिर से जो मैं अब आपको जो बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, कि ये जो आज जो हम देख रहे हैं जातियों का, तो ये पहला रिवोल्ट, मतलब जो मनुस्मृति में भी मैं आप बता चुका हूँ, उसको फिर से नहीं बताऊंगा, कि मनुस्मृति में कई बार चेंजेस हुए, बाद में स्वार्थवश, अपने स्वार्थवश, और बाद में जो ये जाति प्रथा बन गई। तो यहाँ पर सब जो मगध क्षेत्र है, मतलब जिसको आज बिहार कहा जाता है, यहाँ नीची जातियाँ जिनको कहा जाता है, पिछड़ी जातियाँ, सबसे पहला विद्रोह यहीं पर हुआ था, उच्च जातियों के लोग। और इसलिए यहाँ के राजा आप सब देख लीजिए, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, जरासंध, कोई भी क्षत्रिय नहीं है इनमें, और ये सब के सब राजा बने। और चूंकि हिंदू धर्म के द्वारा, पंडितों के द्वारा इनको वो सम्मान नहीं दिया गया जो एक राजा को दिया जाना चाहिए, तो इन्होंने दूसरे धर्मों को स्वीकार किया। ये इस मेरे इतिहास बताने की मुख्य बात ये है कि जैसे आज आप बोलते हैं ना कि कहीं बड़ा, तमिलनाडु में बड़ा, पहला भारत में जाति प्रथा और ये जो पाखंड का पहला सामूहिक जो विरोध हुआ था, मगध क्षेत्र में हुआ था। बड़ा आपने सुना होगा कहीं, जो राजाओं की जो गाते रहते थे ना, जो क्या कहा जाता है उसको, वंदना करना, तो वो सब जेल के कैदी, और ये मागध कहा जाता है, मगध क्या है वो लोग, मतलब इतना बेचारे गाने बजाने वाले, इतना अच्छे थे, इतना गुणगान करने वाले, कि मागध कहा जाता, मागध और बंदी, ये गुणगान करे, राजा को सुबह सुबह उठाते थे गा के। तो
तो मागध कहा जाता, मगध प्रांत के रहने वाले। मित्रों, ये पाटलिपुत्र के बारे में मैंने आपको जो बताया, आप ये मत समझिए कि इसके बाद इसका खत्म हो जाता है इतिहास। ये आधुनिक इतिहास जो वर्तमान इतिहास है, मतलब 20वीं सदी के बाद, उसमें भी इसका महत्व बना रहा। और कितना महत्वपूर्ण है पाटलिपुत्र आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से कहना चाहिए त्रेता युग में अयोध्या, बाद में महाभारत काल में हस्तिनापुर और द्वारका, वैसे ही आधुनिक इतिहास में पाटलिपुत्र का स्थान है। पूरे भारत की सत्ता का केंद्र था ये। जैसे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सम्राट अशोक वगैरह तक तो आपको जानते ही हैं, बता ही दिया। बौद्ध धर्म का भी केंद्र था ये, बौद्ध यहाँ संगीति हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी कई वंश आते रहे और धीरे धीरे सत्ता का क्षरण हो गया। लेकिन बाद में एक छोटे से राजा श्रीगुप्त ने अपना यहाँ पे राज्य प्रारंभ किया, छोटे से भाग में। और धीरे धीरे, मतलब श्रीगुप्त का पोता चंद्रगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है, ये लगभग समझ लीजिए कि आप 4वीं शताब्दी की बात है। मैं ये आधुनिक इतिहास है, फिर भी मैं आपको पाटलिपुत्र का महत्व बताना है, इसलिए बता रहा हूँ। तो 4वीं शताब्दी में ये चंद्रगुप्त मौर्य ये एक प्रबल शासक हुआ और इसने फिर से पूरे मगध को एकजुट किया, अपने शासन तंत्र के नीचे लाया, अपने छत्र के नीचे लाया और मगध को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। बाद में इसी का ये गुप्त वंश चला। इसके काल को स्वर्ण युग कहा गया, गुप्त वंश के। और इसमें भी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद एक चंद्रगुप्त और हुए, उनको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया। अनेक जगह उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया। और उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का पौत्र समुद्रगुप्त, इसका तो गजब है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, आप जानते नहीं होंगे समुद्र के गुप्त बारे में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था, सबसे ज़्यादा प्रबल। और लगभग इसने पूरे भारत का इतना भूभाग अपने अधिकार में कर लिया था जैसा सम्राट अशोक के समय था। इसे इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और इसके समय में चूंकि नीचे के पार्ट भी इसने कब्जा किए थे, जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे, और इसलिए इसका बहुत सा मतलब व्यापार विदेशों से भी चलता रहा, जहाज़ों के द्वारा। इसके काल को वस्तुतः स्वर्ण युग भारत का कहा जाता है, जब भारत की बहुत आर्थिक उन्नति हुई। बाद में धीरे धीरे आपको पता है फिर मुगल आ गए। हालांकि शासन चलता रहा यहाँ पे, लेकिन मुगल आए, फिर धीरे धीरे सत्ता कमज़ोर होती गई। फिर खिलजी वंश ने आक्रमण किया, फिर धीरे धीरे ये दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। तो इस प्रकार से एक लंबा इतिहास है, लगभग समझ लीजिए आपकी 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र भारत की सत्ता का केंद्र रहा। इतना जो भारत के महत्वपूर्ण 16 जनपद आते हैं ना, उसमें मगध सबसे प्रबल, सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। तो मित्रों, ये जो पूरा बिहार का क्षेत्र मैंने आपको बताया, देखिए श्री राम के काल से लेकर बुद्ध के काल तक पूरा कितना प्रसिद्ध स्थान है। वामन, श्री राम नहीं, उनके पहले वामन के समय से तो पूरा बिहार का क्षेत्र के जितने मुख्य पार्ट हैं, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पूरा आर्यावर्त है, कदम कदम पे तीर्थ है। और इतने ऋषि हुए हैं आज तक, सब अनेकों स्थान है। लेकिन बड़े मुख्य स्थान जो कहना चाहिए, जो काल परिवर्तन, युग परिवर्तन वाले स्थान है, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। और इसलिए मैंने बहुत ही मुख्य और सीमित कुछ ही स्थानों को लिया है। तो मित्रों, आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं बिहार का उल्लेख यहाँ पे समाप्त करता हूँ और अब हम आगे इसके बाद मध्य प्रदेश में देखेंगे कि वहाँ कौन से ऐसे पुरातन स्थान हैं और क्यों हैं।
क्यों उनको माना जाता है। तो मेरा अनुरोध है आपसे फिर से एक बार कि आपको यदि एपिसोड पसंद आया तो आप इसे अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।